देखो भाई प्रेरित, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ड्यूल नेचर है भाई। एक सेकंड रुको। हाँ, तो क्या है प्रिंस? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या हुआ है, मतलब कि वेव के तरीके से हम समझें कि जैसे कोई भी मान ले हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी अपनी तरफ से क्या एमिट करेगी? इंफ्रारेड। या भाई जिन्हें हम कल हमने पढ़ा भी था, वो कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर था हमारा, रेडिएशन से एमिट करेंगी। और ड्यूल नेचर का मतलब कि वो दो दो तरीके का नेचर शो करेगी, मतलब कि कभी कभी तो किसका नेचर शो करेगी? पार्टिकल का। किसका? पार्टिकल का। और कभी कभी किसका नेचर शो करेगी? वेव नेचर शो करेगी। इसी चीज़ के लिए ना मैक्सवेल ने इक्वेशन भी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और हर्ट्ज एक एक्सपेरिमेंट था जो हमने कल डिस्कस किया था कि एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ देखा था ना हमने, एक सोर्स से उनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, फिर ऊपर क्या थी? प्लेट लगाई थी जिनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करी थी, जिससे ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने से यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुई थी? एक स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई थी, और स्पार्किंग से एक सामने एक रिसीवर लगा था जिसने यहाँ पे उन दो उस रिसीवर के बीच में भी स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई थी, और बीच में कोई कनेक्शन था नहीं। तो यहाँ से एक अनुमान लगाया था कि भाई कोई तो चीज़ यहाँ से निकल के उधर गई है, और उस चीज़ को कहा गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस टॉपिक के ऊपर प्रेरित है जो हमारा सारा का सारा डिस्कशन है ना, वो यही है कि जब हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक उस हाईली पॉलिश्ड जो इलेक्ट्रोड थे हमारे, जिनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा था जिनके बीच में, और जो यहाँ पे प्लेट लगी हुई थी, इसके ऊपर ऐसा क्या हुआ कि जब हमने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वेव फॉल करी, तो ऐसा क्या किया इसने कि भाई इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया, और जिससे क्या हुई? स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई। पहले स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, कब हुई? जब स्टेबल फ्रीक्वेंसी की वेव फॉल करी ना इसके ऊपर, तब वो स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई। तो इस टॉपिक का सबसे पहला क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो क्या कहा है इलेक्ट्रॉन एमिशन ने? देखो एक एक्सपेरिमेंट से यहीं पे दिखाते हैं हम। कहाँ गया? ये रहा। क्या कर रहा है प्रेरित कि अगर मैं किसी भी एक कैथोड, यहाँ पे हम पूरे जंक्शन को ही समझ लेते हैं, किसने एक कैथोड ले लिया, एक क्या ले लिया? एनोड। कैथोड को किससे कनेक्ट किया है प्रेरित? पॉजिटिव से। एनोड को किससे कनेक्ट किया है? नेगेटिव से। एनोड से किया है नेगेटिव से? नहीं, इसने कैथोड को किया है नेगेटिव से और एनोड को किया है पॉजिटिव से। ये उल्टे क्रॉस कर रखे हैं यहाँ पे क्रॉस कर रखे हैं। अब यहाँ पे एक बात नोट कर रहे हैं प्रेरित कि इसने ले ली बीच में वैक्यूम ट्यूब, ऊपर ले ली क्वार्ट्ज विंडो जहाँ से मतलब ट्रांसपेरेंट, और ऊपर क्या है? सन है केवल। इसने इस क्वार्ट्ज विंडो को क्लोज कर दिया और तब सर्किट को ओपन करा, मतलब सर्किट स्टार्ट कर दिया, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसने क्वार्ट्ज विंडो में से सनलाइट को फॉल करने की कोशिश की, मतलब फॉल करी या ओपन कर दी विंडो, जैसे ही सनलाइट फॉल करी प्रिंस, तो ऐसे ही यहाँ से एक माइक्रो एमीटर में एक स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हुआ, मतलब कि करंट फ्लो हुआ। क्या शो किया इसने? स्मॉल डिफ्लेक्शन, जिसका मतलब करंट फ्लो हुआ। अब करंट जब बीच में कुछ था ही नहीं तो करंट कैसे फ्लो हो सकता है? तो इस चीज़ के लिए यहाँ से नोट किया गया कि भाई कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकल के गए ही होंगे जिन्होंने क्या किया है? करंट को फ्लो किया, सर्किट को कंप्लीट किया है। और इस बात को ही क्या कहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। देखो ये रहा, ये रहा। अब इलेक्ट्रॉन का निकलना किससे? यहाँ पे एक स्पेशली बात देखो, इसने इसको एक डेफिनेशन भी दी है, वर्क फंक्शन। मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ वर्क डन या इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन जिससे हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी मेटल से क्या निकाल सकें? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकें। डेफिनेशन देखो, ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ही वर्क डन कहते हैं, ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल।
मतलब एक कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी ही पड़ेगी, किसको, मेटल को क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और जनरली किस में डिनोट करते हैं इसको, फाई नोट में, ये जो फाई है ना, फाई नोट में डिनोट करते हैं। और किस में मेजर करते हैं प्रिंस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पे एक बात देखो, इसने कहा कि जो वर्क फंक्शन है ना वो कई तरीके से हो सकता है। थर्मायोनिक, थर्मायोनिक का मतलब, थर्म मतलब कि हीट, गर्म करके हम किसी मेटल को क्या कर दें, गर्म कर दें। देखो लिख रखे हैं, बाई द स्टेबली हीटिंग, मतलब कि हम ऐसी इतना हीट कर दें उसको कि इलेक्ट्रॉन क्या निकलने स्टार्ट हो जाए, फ्री होने स्टार्ट हो जाए उसमें से। सेकंड क्या है भाई प्रिंस, फील्ड एमिशन। मैं क्या लगा दूँ उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर रख दूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर या बहुत हाईली पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखूंगा तो वो उसको अपने आप ही उसमें से क्या कर लेगा, मेटल में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, पॉजिटिव तो चलेगा। अब देखो अगला, अगला क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो हमारा सारा का सारा टॉपिक है वो यही है, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब जब हम एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी की वेव फॉल करेंगे, उसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे। देखो लिखा क्या है कि व्हेन लाइट ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स ए मेटल सरफेस, मतलब एक मेटल सरफेस के ऊपर है, जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वेव फॉल करेंगे तो क्या निकल के जाएंगे वहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे भाई। क्या निकल के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। और उनको ही क्या कहेंगे, हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। ये बात हर्ट्ज ने भी की थी, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ी थी उसने अपने एक्सपेरिमेंट में। ये दो टॉपिक हैं जो हमारे आ नहीं रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, ये जो टॉपिक हैं ये आए हैं। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो एक तो ये है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या है टॉपिक है, कि हमने एक ग्राफ बनाया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का और करंट का। अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है कि इस ट्यूब के अंदर फोटोसेंसिटिव प्लेट जो सी है, कैथोड है, जब इसके ऊपर हमने लाइट फॉल करी तो जी करंट फ्लो किया। और करंट फ्लो किया तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। संख्या क्या बढ़ा सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी। किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, एमीटर जिसको हम एमिट, जो क्योंकि एमिट करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन को, तो एमीटर है उसके ऊपर जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इससे क्या इम्पैक्ट मिला फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही टॉपिक है हमारा, द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन ए फोटो करंट। तो अब पहले तो यही समझना होगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है। प्रिंस देख, अगर मान ले ये हमारा कोई सोर्स है, ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, पहले तो ये तीन छोड़ रहा था, फिर क्या करने लग जाएगा, नंबर ऑफ वेव बढ़ जाएंगी। मतलब कि जो पार्टिकल, जिसने कहा ना पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर जो जो एनर्जी को लेके आ रहे हैं ना, जिनको हम फोटोन कहते हैं, थोड़ी देर के बाद उन फोटोन्स की काउंटिंग बढ़ जाएगी। और फोटोन की काउंटिंग बढ़ने से डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। जितनी ज़्यादा हम क्या बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस इंटेंसिटी का मतलब है फोटोन का इंक्रीज होना। और फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को लेके आ रहा है। क्या समझ में आ गई प्रेरित। सेकंड टॉपिक देखो कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अब देखो क्या कर सकता हूं मैं देखो मान के चलो कि हमने यहाँ पे कैथोड को तो नेगेटिव दे दिया, एनोड को पॉजिटिव दे दिया, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से दिखाई भी दे रहे इलेक्ट्रॉन निकले। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो किसकी तरफ जाएंगे, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ा दूं, एनोड की वैल्यू, पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ा दूं, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने भी निकले उनको सबको क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो किसी भी एक फिक्स वैल्यू पे एक बार तो इंक्रीज होगा और बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा, फिर वो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकले हो सारे के सारे एनोड ने क्या कर लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता रहूँ, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। एक होता है फिर यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा कि अगर मैं इस एनोड को ना क्या दे दूँ, नेगेटिव चार्ज दे दूँ।
अब यहाँ से जब कैथोड के ऊपर एमीटर के ऊपर लाइट फॉल करी तो इलेक्ट्रॉन निकले तो कहाँ की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, एनोड की तरफ। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, प्रेरित रिपेल करेगा तो क्या करेगा फिर इनको कि करंट फ्लो नहीं करने देगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा तो करंट होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता चलूंगा नेगेटिव की तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो करंट को क्या कर देगा, बिल्कुल ही स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा, करंट को प्रिंट से बिल्कुल स्टॉप कर देगा। और उस पोटेंशियल को, उस वैल्यू को पोटेंशियल की क्या कहेंगे, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। अब देखो इसी के ऊपर ग्राफ आया है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, की पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है। यहाँ से देखो नीचे है हमारा पोटेंशियल, ये इस साइड वाला है कि जब हम कलेक्टर प्लेट के ऊपर जो कलेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर हम कौन सा चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव, और इसका मतलब है कि हम कौन सा चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव। इसने कहा है कि अगर मैं क्या रखूं, सेम प्रिंट से फ्रीक्वेंसी सेम रखूं। देखो ये ग्राफ किसका है, सेम फ्रीक्वेंसी का, किसका है, सेम। मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूँ प्रिंट से, बिल्कुल भी। क्या चेंज कर रहा हूँ, अलग अलग इंटेंसिटी, एक बार I1, एक बार I2 और एक बार I3। I1 ज़्यादा है I2 से और I2 ज़्यादा है I1 से। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू किसकी ज़्यादा है, I3 की, किससे, I2 से भी और I1 से भी। एक बार जाने के बाद क्या हो रही है प्रिंस, सारी मैक्सिमम हो रही है भाई, कांस्टेंट हो जाती है। देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हो रही है। फिर जैसे ही हमें ये जीरो का मतलब कोई भी पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं, तब भी करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हुआ था एमीटर से, तो कलेक्टर की तरफ अपने आप भी तो चले जाएगा, क्योंकि उसके पास वर्क फंक्शन के बाद उसके पास एक एनर्जी बचती है जिसको हम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। अब उस एनर्जी से वो ये तीन करंट फ्लो कर रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन जैसे ही हम वहां से उसको नेगेटिव टर्मिनल देना स्टार्ट करते हैं तो देखो एकदम करंट की वैल्यू क्या होती है, शार्पली फॉल होती है, शार्पली फॉल। और शार्पली फॉल होके सारी वैल्यू इस पोटेंशियल पे आके क्या हो गई हैं, जीरो। क्योंकि जब एमीटर से प्रिंस क्या हुआ था कि लाइट निकली थी भाई, मान लो ये एमीटर है और ये हमारा कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, हमने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसने इसको रोकने की कोशिश करी। अब एक बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मान लो इसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और इसके लिए जो हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा ना, उस पोटेंशियल को ही क्या कहा हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या समझ में आ गई बात। अब इसने कहा कि अगर हमारी इंटेंसिटी अलग अलग हो, अगर हमारी क्या हो, इंटेंसिटी अलग अलग हो, फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है प्रिंस, सेम है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के। और इससे हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो वैल्यू है ना करंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट ग्राफ हमारा यही शो करेगा, ये रहा। देखो इस ग्राफ में क्या है प्रिंस, ध्यान से ऑब्जर्व कर, हमने क्या सेम रखी है, अब की बार है इंटेंसिटी सेम रखी है भाई। क्या सेम रखी है, इंटेंसिटी। और देखो मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू है ना, वो क्या है, सेम है। इसमें क्या है कि अगर हमारा इस साइड है एमीटर और इस साइड लगा दिया हमने कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन निकले, अब तू क्या कर सकता है कि तू सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही तो ले सकता है। लेकिन जब तूने इंटेंसिटी सेम रखी तो तेरे जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे सेम ही हैं, तो जितने हर बार मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, वही होगी। लेकिन अब तेरी जो एनर्जी तूने दी है ना फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है एच म्यू, जो तेरी एनर्जी है, इसको एनर्जी कहते हैं। इसका एक पार्ट तो वर्क फंक्शन में तो फाई नोट में खत्म हो रहा है, दूसरा किस में खत्म हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो बस क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसने कहा कि एक बार तो तूने μ3, μ2 और μ1 तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी ली है, जिसमें μ3 क्या है, सबसे ज़्यादा है, और उसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, सबसे ज़्यादा। μ2 कम है तो μ2 के लिए सेकंड नंबर पे, और μ1 है तो μ1 के लिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया हमारा V01, V03 और V02 और V01। इससे क्या समझ सकते, क्या बात क्लियर हुई प्रेरित इससे, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखो इसने ये जो ग्राफ बनाया है इसको समझते हैं। ये ग्राफ
ये है फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग, और ये है मेटल अलग अलग। इसने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल डिफरेंट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखा सकते हैं सेम ही फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अलग अलग मेटल का अलग अलग तो वर्क फंक्शन होगा, और अलग अलग ही क्या होगा, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ये ग्राफ हमें यही शो कर रहा है यहाँ पे कि दो दो जो मेटल होंगे वो अलग अलग क्या करेंगे, दोनों चीज़ें शो करेंगे। उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग होगा और उनका वर्क फंक्शन भी अलग होगा। इस टॉपिक का नाम भी देखो यही है, द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो क्या मिला प्रिंस में, हमें ये मिला कि जी स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन मैक्सिमम करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वो इंटेंसिटी पे, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। और हमारी यही जो प्रॉपर्टी है ना, यही जो प्रॉपर्टी है यही आती है VI प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की प्रॉपर्टी, यही क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी पूछी जाती है। अब इसने देखो, हमने एक बात कही थी कि अगर एक वेव h म्यू एनर्जी के साथ आती है, उसमें से उसने एक काम कर दिया क्या, फाई नॉट वर्क फंक्शन, और जो ये बची हुई एनर्जी है इसको क्या कहा उसने, काइनेटिक एनर्जी। और यही क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन से वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं वर्क फंक्शन तो किसी मेटल के लिए सेम हो गया प्रिंस, वर्क फंक्शन तो नहीं बढ़ेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे हो, अगर यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूँ भाई, h म्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताओ, इसमें से ये वैल्यू कांस्टेंट है वर्क फंक्शन किसी मेटल के लिए, जिसके लिए भी तुम्हें स्टेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए वो ले ली और मेटल भी ले लिया। अब आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, तो सीधा सा इम्पैक्ट है कि पॉजिटिव ये जो टोटल वैल्यू ये नहीं इंक्रीज हो रही, ये कांस्टेंट है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिख रखा है कि द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली, लीनियरली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि जो तुम्हारी रेडिएशन फॉल कर रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही तुम बढ़ाओगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। जितनी जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी। और यही चीज़ अभी पढ़ के आए हैं कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या कहते हैं, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर कहते हैं। एक और देख लो कि इसने कहा है कि अगर मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, ये जो वर्क फंक्शन इसने कहा है, इसको इसने ये इससे भी डिनोट किया है h म्यू नोट से। ये म्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी प्रिंस से, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस तो देनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए। जब हमने वर्क फंक्शन पढ़ा था तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा वर्क फंक्शन, मतलब उसको ही तो वर्क फंक्शन कहा है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे वर्क फंक्शन होगा उसको क्या कहा है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड कहा है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, यह अलग अलग मेटल के लिए क्या है, अलग अलग है। अभी आगे देखो भाई, इसमें ना ये 4-5 रूल भी दिए हैं। देखो जैसे इसने लिखा है कि हम पूरी बात को क्या समराइज कर सकते हैं, वो सारी एक ही बात में लिखा है कि फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जिसको हम कहेंगे अबो थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी थी प्रिंस से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो हम समझ गए कि भाई जो करंट है हमारा आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है प्रिंस, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये लाइट की वजह से। पहली बात यही तो थी हमारी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। दूसरी बात क्या है कि मान लो कि किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को फिक्स कर दें, तो जो सैचुरेशन करंट भी है ना वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल मिला था। हमें बार बार देखा था कि एक बार एक फ्रीक्वेंसी ली तो उसका मैक्सिमम ये आया, फिर दूसरी का ये आया, तीसरी का ये आया, और किसके ऊपर था, ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड था। फिर हमने देखा कि अगर हम देखें कि इसने लिखा है कि फॉर ए गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, मतलब कोई भी एक ले लिया हमने, मेटल ले लिया, देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इसको कह रहे हैं जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे नीचे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं। उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी कहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा है। और उसके ऊपर अगर देखो लिखा हुआ है द बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस,
इसके नीचे तो क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, हो ही नहीं रहा है। हाउ इंटेंस द इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब इंटेंसिटी तुम कितनी बढ़ा लो प्रिंट से, कितनी इंटेंसिटी बढ़ा ले, इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, होगा ही नहीं। और अबो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी हमने निकाला था कि एक वेव अगर मैं भेजूँ एच म्यू की, उसमें से अगर मैं वर्क फंक्शन कर दूँ फाई नॉट है, और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। भाई प्रेरित सही है यहाँ तक। अब देखो लास्ट क्या है, इसने कहा कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है ना, ये इतना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है कि ये सेकंड के क्या होता करोड़वें हिस्से में एक हो जाता है। भाई ये नहीं है कि उसमें टाइम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा, सोचेगा कि मैं निकलूँ या ना निकलूँ, बस हो गया 1 सेकंड के अंदर अंदर। अब अगला देख लेते हैं जी। अगला हमारा टॉपिक क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। अब भाई ये बात बताओ, अभी अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है, देखो इसकी डेरिवेशन से आते हैं। इसने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है लाइट का, और वेव थ्योरी क्या कह रही है कि अगर मैं इसको ना वेव मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ प्रिंस से, वेव। वेव क्या होगी, वेव कह रही है कि जी मैं तो कंटिन्यूस सप्लाई दूंगी एनर्जी की, किसकी सप्लाई दूंगी प्रिंस से, एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई दूंगी। और मान लो ये मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, और इलेक्ट्रॉन ने कहा कि जी मुझे तो ना 5 जूल एनर्जी चाहिए। और अगर लाइट प्रिंस से, अगर लाइट ना वेव नेचर शो कर रहा है यहाँ पे, तो वो ये कहेगी कि जी मैं अगर मैं एक बार में 1 जूल दे रही हूँ, तो मैं लगातार सप्लाई करके 5 जूल पूरा कर सकती हूँ। और होना तो ऐसा सही है था, अगर ये बात सही है प्रेरित है कि जब 5 जूल पूरा हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन निकल के जाना चाहिए था। भाई सही बात यही है ना। अगर लाइट को तुम वेव मान रहे हो, वेव क्या कहेगी कि जी मैं तो कंटिन्यूस सप्लाई दूंगी लाइट एनर्जी की, और एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई से जब इलेक्ट्रॉन को जितनी चाहिए, मान के चलो किसी को 5 जूल, तो 50 जूल, 1000, कितनी चाहिए आपको, तो धीरे धीरे लाइट के फॉल होने से क्या होगा, वो रिक्वायरमेंट पूरी होने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ही नहीं हुआ। इसका मतलब है जो हमने सोचा है कि लाइट वेव है, फिर वेव नहीं है, लाइट क्या है, फिर पार्टिकल है। लाइट क्या है, फिर पार्टिकल है। लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है जी। यहाँ पे प्रेरित समझ में आ गई बात। अगर लाइट पार्टिकल है, इसका मतलब कि वो एक ही बार एक पैकेट में एनर्जी को भेज रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा है, फोटोन कहा है। उसने ये कहा, और एक और खास बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक पैकेट को ले रहा है ना वहाँ पे, तो वो ये नहीं है, अगर उसमें मान के चलो उसको चाहिए थी 5 जूल और पैकेट में आ गई 50 जूल, तो ये नहीं करेगा कि अपना 5 जूल रख के दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। वो इसमें से 5 जूल को यूज करके जो बचे हुए 45 जूल हैं, वो उसमें क्या गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा। क्या गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी। और यही पूरी थ्योरी का जो सारा निचोड़ है, यहीं पे है ये बात। अब इस बात को हम आगे देख लेते हैं। इसी बात को ना फिर आइंस्टाइन ने भी बताया है अपनी इक्वेशन में। उसने क्या कहा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जब से यही मैं समझा रहा हूँ कि जी एक क्वांटा ऑफ एनर्जी रेडिएशन, मतलब जो भी तुम रेडिएशन आ रही है ना, उसका एक क्वांटा है, मतलब उसकी एक यूनिट है, जिसको क्या कह रहे हैं निखिले, फोटोन कह रहे हैं। और फोटोन की जो एनर्जी होगी ना, वो किससे रिप्रेजेंट करी है, एच म्यू से। और इसने ये कहा कि इसमें से ना एक काम होगा, वो काम क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के निकलने में। जो ये बची हुई एनर्जी है, इसको ही क्या कहा इसने, काइनेटिक एनर्जी। क्या सही बात है। अब जब इसने इसी को कहा है काइनेटिक एनर्जी, तो इसने ये कह दिया कि जी अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ना म्यू नोट से रिप्रेजेंट करूँ, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कह रहे हैं, तो हमारा वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा प्रिंस से, वर्क फंक्शन हो जाएगा एच म्यू नोट। और जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। यही क्या कहलाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से एच कॉमन ले लूँ तो कितनी होगी, म्यू माइनस म्यू नोट, और इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और यही है आइंस्टीन की काइनेटिक इक्वेशन। देखो ये नीचे ये थोड़ा सा बड़ा लिख रखा है, इसने बहुत सारी बातें लिख रखी हैं। और यहाँ पे एक नई बात और ऐड की है, मैं जब से बता रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी वो ही क्या है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
क्या है प्रिंस से, काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाएगा, ई वी नोट। वी नोट मतलब वी जीरो, मतलब कि करंट जीरो। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंस से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे पोटेंशियल की वी नोट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, समझ में आ गई बात। और ये यहाँ पे एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप है, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा था आपको कि हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, भाई कहा था या नहीं कहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, लीनियर रिलेशन शो करेगा, लीनियर लाइन। क्या शो करेगा, लीनियर लाइन। और लीनियर लाइन का मतलब प्रिंस एक लाइन बनेगी, एक बीच में अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y, सी तो कांस्टेंट है और m क्या होता है, स्लोप लाइन का। तो यहाँ देखो ये तो y है वी नोट तो, और म्यू क्या है, वेरिएबल जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है ना प्रिंस से कि भाई हमारा एच म्यू माइनस एच म्यू नोट ही तो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कह रहे हैं। यही बात है, मतलब ये जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही तो डिपेंड करा, डायरेक्टली डिपेंड करा। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, एच अपॉन ई, एच अपॉन ई। कि यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। अब इसने ये कहा कि जी हमारा जो पार्टिकल नेचर है ना लाइट का, कौन है वो, फोटोन, उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। अब उसकी एनर्जी क्या होगी, एच म्यू, उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी तो वही होगी सेम टू सेम, ये रहा ईच ऑफ द एनर्जी कितनी होगी उसके पास है, एच म्यू। और इसको ही क्या कहा है, इट वाज द मेड ऑफ द क्वांटा ऑफ द पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसकी हर एक की एनर्जी कितनी होगी, एच म्यू। अब देखो इसके बारे में इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं, क्या क्या है कि इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जब भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो रेडिएशन बिहेव एज इट इज द मेड ऑफ द पार्टिकल। तो ये इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष है कि जैसे ही तुम ये चीज़ पढ़ोगे कि जी जब भी मैटर रेडिएशन मैटर के साथ बिहेव करेगी, जैसे कि मेटल के साथ करेगी, कुछ टकराएगी, एनर्जी देगी उनको, तो तब उस टाइम वो पार्टिकल का नेचर का भी शो करेगी। और वो पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन। और हर एक फोटोन के पास एनर्जी होगी एच म्यू, मोमेंटम होगा कितना, एच म्यू अपॉन सी। और सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। अगली बात, ऑल फोटोन्स ऑफ द लाइट्स ऑफ द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू नोट है, वेवलेंथ कितनी होगी उनके पास है, लैम्डा। और सेम एनर्जी क्या होगी, एच म्यू, या उसको क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एच म्यू अपॉन सी एच अपॉन लैम्डा। अब इसने लिखा है कि वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में भी, कैसी ही रेडिएशन हो, बाई इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ, इसका मतलब है कि वहाँ पे इंक्रीज होगा केवल नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड में। मतलब इंटेंसिटी डिपेंड, इंटेंसिटी का मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना नहीं है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ। क्या समझ में आ गया? तो ये लिखा हुआ है, दस द फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी, फोटोन की एनर्जी डिपेंड नहीं कर इंटेंसिटी पे, मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, एनर्जी तो उनकी सेम रहेगी इंटेंसिटी बढ़ाने से। अगला जी कि फोटोन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा लास्ट क्या है कि इन द फोटोन पार्टिकल कोल्यूजन द टोटल एनर्जी और द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, मतलब वो सारी ही एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। कंजर्व्ड है मतलब लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा इसके बीच में। क्या प्रिंस सही समझ में आ गई भाई बात? समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक हमारा जो है क्या है, वो वेव नेचर ऑफ मैटर। अब यहाँ पे एक बात कही एक साइंटिस्ट ने, क्या कहा कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया सिमिट्री पसंद करती है भाई। सिमिट्री का मतलब अगर आप एक चीज़ कर रहे हो उससे एक चीज़ हो रही है तो उससे उल्टी भी होगी। तो इसने कहा कि जब एक वेव किसका नेचर शो कर सकती है, पार्टिकल का, तो पार्टिकल भी किसका नेचर शो कर सकते हैं, वेव का। लेकिन कौन से पार्टिकल, ये नहीं है कि तुम ईंट फेंकने लग जाओ कि वेव बन के चले, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ देखो, द वेव नेचर ऑफ लाइट शोज अप इन द फिनोमिना इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, ये तो वेव नेचर हो गया। ऑन दी अदर हैंड
द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द क्रॉम्पटन इफेक्ट विच इन्वॉल्व द एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर रेडिएशन बिहेव एज द मेड ऑफ द बंच ऑफ द पार्टिकल। जो हम ये सोलर प्लेट का जो काम कर रहे हैं ना, वो सारा इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये बात है डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं इनका नाम। जो डी ब्रोगली भाई साहब थे उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में ना सिमिट्री पसंद करी जाएगी। तो जब हमारी लाइट जो वेव थी वो पार्टिकल का नेचर शो करेगी, तो पार्टिकल भी किसका नेचर शो करेंगे? लेकिन पार्टिकल कौन से? प्रिंस से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये वाले पार्टिकल। ये नहीं कि भाई हम बॉल फेंक रहे बॉल वेव के तरीके से, और वो भी किसके साथ है? बहुत हाई स्पीड के साथ है। तो देखो क्या कहा इसने ये कहा कि डी ब्रोगली प्रपोज्ड दैट द वेव लेंथ लैम्डा, वेव लेंथ, क्योंकि वेव होगी तो उसकी वेव लेंथ होगी, वो किसी भी पार्टिकल के साथ, पार्टिकल के मोमेंटम के साथ कैसे बिहेव करेगी कि जो वेव लेंथ होगी वो होगी h/p, या जिसको हम कह सकते हैं h/mv। मतलब जितना ज़्यादा उसका मोमेंटम प्रिंस उतनी ही उसकी क्या होगी? शॉर्ट वेव लेंथ होगी। मतलब जो वेव लेंथ है वो मोमेंटम के कैसे प्रोपोर्शनल कर रही है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है। जैसे जैसे तुम्हारा मोमेंटम इंक्रीज होगा तो जो वेव लेंथ है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम कौन सी वेव कहेंगे फ्रेंड से? मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव की वेव लेंथ कहेंगे लैम्डा। कि यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये बात बताओ, थोड़ी देर पहले हम बहुत ये बात कितनी बार डिस्कस की है, अभी 3 बार आई, कि जो मोमेंटम होगा किसी भी वेव का वो क्या होगा? h/c। क्या होगा? h/c। तो ये जो वैल्यू है तो h/p जो मोमेंटम है तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा c/v, क्योंकि p की वैल्यू ही तो है प्रिंस ये h/c। h से h कैंसिल हो गया, क्या आ गया? c/v। और ये ही किसकी वैल्यू है? लैम्डा की। तो डी ब्रोगली जो वेव लेंथ ऑफ द फोटोन है वो इस इक्वेशन से गिवन है कि वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बराबर होगी हमेशा। तो क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया प्रिंस? से यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। मुश्किल तो नहीं था?